हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और आज हम देखते हैं 3 जुलाई के कुछ इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स और नियुक्ति या अलग अलग घटनाएं जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं और अपकमिंग एग्जामिनेशंस में आ सकती हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं पहली घटना से। पहली घटना है हमारी, गिरिराज सिंह जी ने लॉन्च किया मत्स्य संपदा का पहला संस्करण। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मत्स्य संपदा जो हमारी एक नई योजना शुरू की गई है, PMMSY, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। मत्स्य का मतलब मछली, ये फिशरीज को बढ़ावा देने के लिए है बेसिकली। क्या है इस योजना में, देख लेते हैं डिटेल्स। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह, एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा मत्स्य पालन और जलीय कृषि के न्यूज़लेटर मत्स्य संपदा के पहले संस्करण और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY, इसी तरह की बेटा एक और योजना है PMSSY, कंफ्यूज मत होइएगा, उसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। शॉर्ट फॉर्म देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। ये एक नई योजना है PMMSY, इसमें 2 M हैं, उसमें 2 S हैं, ठीक है। तो PMMSY प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के संचालन संबंधी दिशा निर्देशों को जारी किया गया। यह न्यूज़लेटर त्रैमासिक आधारित, यानी हर 3 महीने पर आएगा, यानी कि हर क्वार्टरली आएगा, प्रकाशित किया जाएगा। भारत सरकार ने PMMSY फ्लैगशिप योजना को मई 2020 में, अनुमानित लागत क्या है इस प्रोजेक्ट की, 20,050 करोड़ रुपए के निवेश के साथ लॉन्च किया। PMMSY की अनुमानित लागत 20,050 करोड़ रुपए के साथ लॉन्च किया गया। इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन और बनता है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय में राज्य मंत्री जो हैं वो हमारे संजीव कुमार बालियान जी हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर, बीजेपी पार्टी के मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से उम्मीदवार लोकसभा प्रत्याशी हमारे संजीव कुमार बालियान जी पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। इसके बाद हम दूसरी न्यूज़ देखते हैं। दूसरा करंट अफेयर हमारा कह रहा है, पाक सेना ने निगार जौहर को नियुक्त किया पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल। बड़ी खबर है ये, पाकिस्तान में पहली बार कोई महिला इतने ऊंचे पद पर पहुंची है, खासकर सेना में। तो इनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। इनके बारे में हम कुछ आपको बता दें कि इनका जन्म ईयर तो हमें नहीं मिला है, लेकिन अगर आपको मिले तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इनके बारे में जो सबसे ज़्यादा पिछली जानकारी मिली है हमें, वो ये मिली है कि इन्होंने अपना हाई स्कूल रावलपिंडी से पूरा किया है सन 1978 में, 1978 में। और इसके बाद इनके माता पिता दोनों की ही कार एक्सीडेंट में एक मृत्यु हो गई थी 1990 में। और ये 1985 से 1981 में इन्होंने ज्वाइन किया था आर्मी, 1985 से ये सेवा में हैं। खास बात इनके बारे में देख लेते हैं। पाकिस्तानी सेना ने मेजर जनरल निगार जौहर को पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त करने का ऐलान किया है, जिसके साथ वे लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में पदोन्नत होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। अधिकारी को पाक सेना की पहली महिला सर्जन जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। कोई भी महिला ऊंचे पद पर पहुंचती है तो बड़े सम्मान की बात है ये, और खासकर पाकिस्तान जैसे पिछड़े देश से तो ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, याद रखिएगा। निगार जौहर जी। खास बात देख लेते हैं पाकिस्तान से संबंधित और जो कोई प्रश्न बन सकते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वर्तमान समय में इमरान खान है, जैसा आप देख सकते हैं नीचे बाईं तरफ। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी जी। इसके बाद पाकिस्तान की राजधानी हमने आपको बताया था, पता होना ज़रूरी है, इस्लामाबाद। इसके बाद हम अगला न्यूज़ देखते हैं, क्या है हमारी। केरल ने विदेश और अन्य राज्यों से लौटने वाले पेशेवरों के लिए ड्रीम केरला प्रोजेक्ट किया लॉन्च। ड्रीम केरला प्रोजेक्ट जो है, इसकी अनुमानित लागत मुझे नहीं मिली है, आपको मिले तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खास बात क्या है इस योजना के बारे में कि जितने भी कोविड-19 महामारी के कारण नौकरी खो चुके या नौकरी से निकाले गए लोग हैं जो केरला वापस आ रहे हैं, उनको नौकरी देने के लिए यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। और केरल सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण अपनी नौकरी खोने के बाद विदेश व अन्य राज्यों से लौटने वालों की क्षमता और अनुभव का लाभ उठाने के लिए ड्रीम केरला प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है। इस परियोजना का उद्देश्य प्रवासियों या प्रवासी मजदूरों के पुनर्वास और राज्य के समग्र विकास है। यह इस योजना का उद्देश्य है। खास बात देख लेते हैं, केरला के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो पिनारई विजयन जी हैं।
और केरल के राज्यपाल इस समय आरिफ मोहम्मद खान जी हैं, जैसा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आ रहा है क्वेश्चन फोर्थ। संजय द्विवेदी होंगे आईआईएमसी के महानिदेशक। आईआईएमसी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। आईआईएमसी के बारे में खास बात यह है कि दिस इज़ एन ऑटोनोमस सोसाइटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो इसके आईआईएमसी के नए महानिदेशक जो है वो संजय द्विवेदी जी बनाए गए हैं। खास बात क्या है, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति एसीसी ने प्रोफेसर संजय द्विवेदी को भारतीय जनसंचार संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के महानिदेशक नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। वे वर्तमान में भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार के रूप में कार्यरत हैं। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं हम। श्रीकांत माधव वैद्य बने आईओसी। ये इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल नहीं है बेटा, ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है। शॉर्ट फॉर्म बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, इसलिए फुल फॉर्म भी देखते रहिए। श्रीकांत माधव वैद्य बने आईओसी के नए अध्यक्ष। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष श्रीकांत माधव जी बनाए गए हैं। और इससे पहले जो श्रीकांत माधव जी हैं वह अक्टूबर 2019 से आईओसी बोर्ड में निदेशक रिफाइनरीज आईओसी बोर्ड के निदेशक थे। वह संजीव सिंह का स्थान लेंगे। रिप्लेस किसको कर रहे हैं? संजीव सिंह को। पूर्व कभी कभी पूछ दिया जाता है जो अच्छे एग्जाम होते हैं उनमें, तो याद रखिएगा श्रीकांत माधव वैद्य जी ने रिप्लेस किसको किया है, किसकी जगह पर वो बनेंगे आईओसी के नए अध्यक्ष? संजीव सिंह जी। यानी पूर्व अध्यक्ष कौन थे? संजीव सिंह जी। ये 30 जून को सेवानिवृत्त हुए हैं, तो इनकी जगह पर श्रीकांत माधव जी आएंगे। खास बात यह है इंडियन ऑयल के बारे में कि इसका मुख्यालय जो है न्यू दिल्ली में है और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना जो है वो 1959 में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं हम। रविंदर भाकर ने संभाला सीबीएफसी के नए सीईओ का कार्यभार। यहाँ पर आप देख सकते हैं रविंदर भाकर जी ने सीबीएफसी के नए सीईओ का कार्यभार संभाल लिया है। रविंदर भाकर ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पदभार ग्रहण कर लिया है। वह इंडियन रेलवे स्टोर सर्विसेज आईआरएसएस के 1999 बैच के अधिकारी हैं। वह अनुराग श्रीवास्तव का स्थान लेंगे। पूर्व अधिकारी का नाम जरूर याद रखा करिए क्योंकि मेन का नाम सबको याद रहता है, पूर्व सब भूल जाते हैं। तो रविंदर भाकर जी ने रिप्लेस किसको किया है? अनुराग श्रीवास्तव जी को। इसके बाद इस घटना से जुड़े हुए दो मुख्य जो प्रश्न बन सकते हैं वो ये हैं कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का मुख्यालय सीबीएफसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र। ऑब्वियस सी बात है, बॉलीवुड पिक्चरें जहाँ बनती हैं वहीं पर होगा हेडक्वार्टर, तो मुंबई, महाराष्ट्र। ये याद रखना सरल है। दूसरा है वर्तमान समय में सीबीएफसी के अध्यक्ष कौन हैं? केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष हैं प्रसून जोशी जी। तो इनको आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखते हैं शशांक मनोहर ने आईसीसी के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन शशांक मनोहर ने 2 कार्यकाल तक क्रिकेट निकाय के प्रमुख के पद पर रहने के बाद इस्तीफा दे दिया है। आईसीसी बोर्ड ने फैसला लिया है कि मनोहर का उत्तराधिकारी चुने जाने तक उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा अध्यक्ष पद पर अतिरिक्त पदभार संभालेंगे, यानी एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करेंगे। कौन? जो इस समय के वाइस प्रेसिडेंट हैं इमरान ख्वाजा जी। आईसीसी बोर्ड द्वारा चेयरपर्सन चुनाव प्रक्रिया को अगले सप्ताह यानी जुलाई 2nd वीक में मंजूरी मिलने की संभावना है। इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या बन सकती है आईसीसी से रिलेटेड कि आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनु साहनी जी हैं और आईसीसी का मुख्यालय जो है वो दुबई, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में दुबई में है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम। इंद्रमणि पांडे होंगे जिनेवा स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बेटा, याद रखिएगा। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व। जिनेवा में बहुत सारे हेडक्वार्टर हैं, WTO, WHO एट्सेट्रा, ये बाद में देखेंगे। इंद्रमणि पांडे जी फिलहाल अभी जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि रहेंगे। वरिष्ठ राजनयिक यानी डिप्लोमेट इंद्रमणि पांडे को जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले स्थायी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में नियुक्त किया गया है।
वह जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के 25 से अधिक महत्वपूर्ण संगठन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC शामिल है। हाल ही में भारत को 2020 के लिए WHO की विश्व स्वास्थ्य सभा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इससे पहले जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के इन निकायों में राजीव के चंदर भारतीय दूत के रूप में नियुक्त थे, जिनका 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि इंद्रमणि पांडे जी किसकी जगह ले रहे हैं? राजीव के चंदर जी की। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, HDFC बैंक ने किसानों के लिए लॉन्च की ई किसान धन ऐप। अब क्वेश्चन सीधा सीधा भी आ सकता है कि ई किसान धन ऐप किस बैंक द्वारा लॉन्च की गई है, तो आपको याद रखना है HDFC बैंक के द्वारा। HDFC बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च की है। किसान अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए बैंकिंग और कृषि दोनों सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम होंगे। ई किसान धन ऐप किसानों को मंडी की कीमतों, नवीनतम खेती की जानकारी, मौसम की भविष्यवाणी, वेदर फोरकास्टिंग, बीज किस्मों की जानकारी, जो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स आते हैं, HYV सीड्स आते हैं, उनके बारे में, SMS सलाहकार, ई पशु हाट, जानवरों की बाज़ार, किसान टीवी जैसी वैल्यू एडेड सेवाएं प्रदान करेगी। HDFC के बारे में ख़ास बात यह है कि इसका मुख्यालय जो है मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके प्रबंधन निदेशक हाल ही में नियुक्त किए गए हैं आदित्य पुरी जी, देख सकते हैं आप यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फिच, FITCH। हमने आपको पहले भी बताया है, फिच जो है एक रेटिंग कंपनी है। फिच एक रेटिंग कंपनी है जो अमेरिका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और फिच का फाउंडेशन 1914 में हुआ था। ये वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूड कंपनी है, यानी कि इसकी द्वारा दी गई रेटिंग्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू रहती हैं और ये टॉप 3 कंपनीज में आती है जो रेट करती हैं GDP या इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ों को। तो फिच ने फाइनेंशियल ईयर 2022 यानी 2021 से 22 के बीच में भारत की GDP विकास दर के अपने पहले अनुमान, जो कि 9.5% था, उसको घटाकर 8% कर दिया है। न्यूज़ ये कहती है कि फिच ने हाल ही में जारी किए अपने ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के जून अपडेट में वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP विकास दर को 9.5 से घटाकर 8% कर दिया है। फिच ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के 5% गिरावट के अपने पहले अनुमान को बरकरार रखा है। इसके अलावा फिच ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2022-23 में 5.5% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। फिच रेटिंग इनकॉर्पोरेशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इट इज़ एन अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एंड इज़ वन ऑफ द बिग 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, द अदर 2 बीइंग मूडीज एंड स्टैंडर्ड पुअर्स। ये दो अलग अलग कंपनियां हैं, बीइंग मूडीज एंड स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। इट इज़ वन ऑफ द 3 नेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्टैटिस्टिकल रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन NRSRO designated by the US Securities and Exchange Commission in 1975 से कार्य कर रही है, लेकिन इसकी स्थापना 1914 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, ये याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है, न्यूजीलैंड ने अपेक समिट, अपेक यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन समिट 2021 को रद्द करने का ऐलान किया है। ये कहाँ होनी थी, आप लोगों से देख सकते हैं, न्यूजीलैंड में होनी थी। न्यूजीलैंड ने कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2021 में होने वाली एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन समिट को रद्द करने की घोषणा की है। यह शिखर सम्मेलन न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में आयोजित किया जाना था। इससे पहले नेताओं की इस बैठक को चिली सरकार द्वारा 2019 में हिंसक विरोधी प्रदर्शनों के कारण रद्द किया गया था और साल 2020 में वर्चुअल अपेक बैठक मलेशिया द्वारा आयोजित की जा रही है। यानी कि आपको 3 साल का पता चल जाएगा। 2019 में चिली में कैंसिल कर दी गई थी। चिली हमें पता है बेटा साउथ अमेरिका के वेस्ट में एक देश है।
इसके बाद 2020 में मलेशिया ने इसको आयोजित किया है और 2021 ने कोविड-19 महामारी के चलते न्यूजीलैंड ने इसको कैंसिल कर दिया है। यानी 2019-21 में तो कैंसिल हो गई चिली और न्यूजीलैंड वाली, मलेशिया वाली 2020 की अभी आयोजित की जा रही है। खास बात यह है कि एपेक के कार्यकारी निदेशक हैं डॉक्टर रेबेका फातिमा एस्टा मारिया और एपेक का मुख्यालय है सिंगापुर में और इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। नेक्स्ट हमारा कह रहा है आईआईटी गांधीनगर ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपकरण विकसित किया है। अब आईआईटी गांधीनगर ने चेस्ट एक्सरे इमेज के जरिए कोविड-19 का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक गहन शिक्षण उपकरण डीप लर्निंग टूल विकसित किया है। ये एक ऑनलाइन उपकरण है जो किसी व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने की आशंकाओं का पता लगा सकता है और जिसका इस्तेमाल मेडिकल टेस्ट से पहले त्वरित प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड, इमरजेंसी फर्स्ट एड के लिए भी किया जा सकता है। और इसके लिए आप देख सकते हैं कोविड-19 इनोवेशन अवार्ड के चलते 2 लाख रुपए का प्राइज़ भी मिला है आईआईटी गांधीनगर को। हिडन क्वेश्चन जो बनता है इस न्यूज़ से वो ये है कि आईआईटी गांधीनगर के निदेशक जो है वो सुधीर जैन जी हैं। आईआईटी गांधीनगर के निदेशक सुधीर जैन जी हैं, ये प्रोफेसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विजडन हमने आपको बताया था ये क्रिकेट रेटिंग एजेंसी है। विजडन वैसे तो एक क्रिकेटर थे, महान क्रिकेटर थे 1850 के दशक में, इन्हीं के नाम पर ये रेटिंग एजेंसी है जो रेट करती है क्रिकेटर्स को, जिसने अभी हाल ही में राहुल द्रविड़ जी को लाइफ टाइम टेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड दिया था और जिसकी टॉप 5 क्रिकेटर लिस्ट में विराट कोहली जी आते हैं। ठीक, तो इसके बारे में अभी न्यूज़ क्या कह रही है कि विजडन ने रवींद्र जडेजा को चुना भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। हमें पता है रवींद्र जडेजा जी एक ऑलराउंडर हैं भारतीय क्रिकेट टीम में जिनको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड मिला है। भारतीय ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को विजडन द्वारा भारत में 21वीं सदी यानी 100 साल के वर्ष में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर MVP चुना गया है। इन्होंने 2009 में अपने करियर की शुरुआत की और 2020 तक भारत के लिए 49 टेस्ट मैच, 165 वनडे और 49 T20 मैचेस खेले हैं। अब भारतीय क्रिकेट से जुड़ी हुई खबर है, इसलिए हमें याद रखना है कि BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली जी हैं इस समय। BCCI के अध्यक्ष हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, सौरव गांगुली जी से पहले कौन थे? अनुराग ठाकुर जी। और BCCI का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट हम देखते हैं पंजाब में कॉन्टिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेबर उत्पादन सुविधा सेंटर का उद्घाटन किया गया। गैल्वेनाइजिंग एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा मेटल को लॉन्ग लास्टिंग बनाया जाता है या लंबे समय तक उसे करोजन से बचाकर उपयोग लायक रखा जाता है। खास बात ये कहती है कि धर्मेंद्र प्रधान इनॉग्रेट्स कॉन्टिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेबर प्रोडक्शन फैसिलिटी इन पंजाब। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इमेज में, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील धर्मेंद्र प्रधान ऑन 29 जून इनॉग्रेटेड कॉन्टिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रबर प्रोडक्शन फैसिलिटी एट मंडी गोबिंदगढ़ in Punjab. Mr. Pradhan said steel in general and the galvanized steel in particular is a material of strength which is environment friendly and cost effective. He also said with our focus on the large scale expansion in the infrastructure sectors and driving steel intensity, the demand for galvanized steel is set to rise. क्योंकि स्टील का थोड़ा सा महंगा होता है और अगर हम मेटल को गैल्वेनाइज करते हैं, चीप मेटल्स को गैल्वेनाइज करते हैं जैसे एल्युमिनियम, तो उसको भी लॉन्ग लास्टिंग या लंबे समय तक उपयोग लायक बनाया जा सकता है। और चूँकि तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है इसलिए गैल्वेनाइज मेटल का उपयोग भी अब बढ़ रहा है। हिंदी में देख लेते हैं इस न्यूज़ के बारे में। केंद्रीय इस्पात और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा पंजाब के मंडी गोबिंदगढ़ में कॉन्टिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेबर प्रोडक्शन फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया गया है। नवगठित यह सुविधा सेंटर निर्माण उद्योग को गैल्वेनाइज्ड रेबर की आपूर्ति की बहुप्रतीक्षित आवश्यकता में सहयोग करेगी, यानी कि हाई डिमांड जो क्रिएट हो चुकी है उसको सप्लाई करेगी, उसको सप्लाई पहुंचाएगी। इस सुविधा को आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में उठाया गया एक कदम माना जा रहा है। हमें पता है सबसे ज़्यादा स्टील का उत्पादन करने वाले देश चीन आता है
तो इस समय आत्मनिर्भर भारत के लिए ज़रूरी है कि हम स्टील की डिमांड को थोड़ा सा कम करें और भारत में बॉक्साइट यानी कि एल्युमिनियम का एस जो है एल्युमिनियम पाया जाता है उससे उपयोग में लाएं और भारत को आत्मनिर्भर बनाएं। और इसी के साथ बेटा ये 3 जुलाई की सारे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।